तांजीरो एंड ग्यू वर्सेस अकाजा इन्फिनिटी कासल में अगली फाइट अपर मून 3 अकाजा के साथ होती है। इस फाइट में ग्यू भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेता है और इस दौरान हमें अकाजा के पास्ट लाइफ के बारे में भी पता चलता है। एंड आई एम श्योर तुम में से जो भी अकाजा को एक डीमन की तरह देखता है, उसकी बैक स्टोरी जानने के बाद तुम सबका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। पिछले वीडियो में हमने देखा यूशिरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के साथ मिलकर घायलों की मदद कर रहा है। ऑल्सो अपने ब्लड डीमन आर्ट की मदद से पूरे इन्फिनिटी कासल में नजर भी रख रहा है और इसकी सारी अपडेट्स वो कगाया के बेटे किरिया ओबिएशिकी को दे रहा है, जो कि अब डीमन स्लेयर कॉर्प्स का नया हेड है। वेल इसके बाद हमें ग्यू और तांजीरो को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहे होते कि अब तक उनका सामना किसी भी अपर मून से नहीं हुआ, कहीं इस बार भी मुजान उनके हाथों से ना निकल जाए। जिसके बाद इन्फिनिटी कासल हिलने लगता है और सीलिंग तोड़ के एंट्री होती है अपर मून 3 अकाजा की, और वो तांजीरो को पोक करते हुए कहता है उसे हैरानी हुई कि उसके जैसा कमजोर अब तक जिंदा है। जिसके बाद उन दोनों में भसड़ शुरू हो जाती है। इसके बाद हमें तमायो दिखाई जाती है और हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि तमायो ने इन्फिनिटी कासल में आने से पहले मुजान को एक मेडिसिन दी थी, जो कि डीमंस को वापस इंसान में बदल सकता है। लेकिन मुजान एक ककून फॉर्म करके उस मेडिसिन को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और अगर उसने ऐसा कर लिया तो तमायो और बाकी सभी हाशिराज की मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन फॉर्चुनेटली तमायो ने सेम मेडिसिन नेजुको को भी दिया है, इसलिए अगर नेजुको वापस इंसान बन गई तो मुजान का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और ये इंश्योर करने के लिए रुकोदाकी खुद पर्सनली नेजुको की केयर कर रहा है। इन चीजों को याद रखना, ये तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकता है। अच्छा ठीक है। वेल इधर तांजीरो ना सिर्फ अकाजा के अटैक्स को डॉज कर रहा था, बल्कि उसे हिनोकामी कागुरा से काफी डैमेज भी पहुंचा रहा था, जो देखकर अकाजा और ग्यू दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। ग्यू उस दिन को याद करता है जब वो तांजीरो से पहली बार मिला था। उस वक्त तांजीरो ग्यू से भीख मांग रहा था कि वो नेजुको को ना मारे, बट आज तांजीरो खुद हाशिरा के लेवल तक पहुंच चुका है। दूसरी ओर अकाजा भी कहता है अब तांजीरो कोई वीकलिंग नहीं रहा, तो वो भी अब सीरियसली फाइट करेगा, और वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है। ग्यू भी वाटर ब्रीदिंग से अकाजा पे अटैक करने लगता है। अकाजा ग्यू के स्किल से काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो 50 सालों बाद किसी वाटर पिलर से लड़ रहा है, और पिछली बार वो जिस पिलर से लड़ा था ग्यू उससे काफी ज्यादा काबिल है। इसलिए अकाजा ग्यू से उसका नाम पूछता है ताकि वो हमेशा उसे याद रख सके। लेकिन ग्यू साफ मना कर देता है कि वो उस जैसे डीमन को अपना नाम कभी नहीं बताएगा, जो अकाजा को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो ग्यू को एक जोरदार लात मार के काफी दूर फेंक देता है। इसके बाद फिर से तांजीरो और अकाजा में लड़ाई शुरू हो जाती है, और अब तांजीरो को अकाजा के अटैक्स को डॉज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन अकाजा तांजीरो को प्लीज करते हुए कहता है कि वो पिछली बार के मुकाबले अब काफी स्ट्रांग हो गया है। साथ ही वो रेंगोकू की भी बात करता है कि अच्छा हुआ वो उस रात मारा गया। वो मानता है कि रेंगोकू स्ट्रांग था, पर वो उससे ज्यादा और स्ट्रांग कभी नहीं बन पाता, लेकिन अगर वो डीमन बनता तो बहुत स्ट्रांग बनता, जो सुन के तांजीरो काफी गुस्सा हो जाता है। अकाजा आगे और कहता है उसे सभी लोगों से परेशानी नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों से नफरत करता है जो लोग कमजोर होते हैं। वो ये भी मानता है कि वो कमजोरों को मार के ही इतनी ऊपर तक आया है, पर ये नेचर का लॉ है कमजोरों को खत्म करना। जिस पर तांजीरो सॉफ्टली कहता है वो गलत है। एक न्यूबॉर्न बेबी से ज्यादा कमजोर और कोई नहीं होता, और भले ही अकाजा को याद ना हो, पर जब वो एक बेबी था तब उसे भी किसी ने प्रोटेक्ट किया था, जिस वजह से वो आज भी जिंदा है। इसलिए जो लोग स्ट्रांग होते हैं उन्हें वीकलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बाद में वही लोग स्ट्रांग बनेंगे और बाकी वीक लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। यही नेचर का लॉ है, जो सुन के अकाजा सोच में पड़ जाता है, और तभी उसे अपने पिछले लाइफ की झलक दिखती है, जो उससे वही कहती है जो तांजीरो ने कहा, जिससे अकाजा काफी परेशान हो जाता है और वो फिर से तांजीरो पर अटैक करने लगता है। लेकिन इस बार अकाजा काफी सीरियस होता है, जिससे तांजीरो की दिक्कत और बढ़ जाती है। तांजीरो नोटिस करता है अकाजा अपनी टेक्निक की मदद से उसके वाइटल पॉइंट्स पर अटैक कर रहा है, इसलिए तांजीरो सन ब्रीदिंग की मदद से अकाजा के गले में एक कट मार देता है। लेकिन अगली बार जब वो उस पर अटैक करता है तो अकाजा उसके ब्लेड को पकड़ लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। तो तांजीरो उसे हेडबट देता है, लेकिन अकाजा ब्लेड को नहीं छोड़ता। तो वो अकाजा को एक लात भी मारता है, लेकिन फिर भी अकाजा उसे नहीं छोड़ता। तभी ग्यू अकाजा के हाथों को काट कर तांजीरो को उससे छुड़वा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्यू भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेता है, जिससे वो काफी फास्ट हो जाता है, और अकाजा मुश्किल से ही ग्यू के अटैक्स को डॉज कर पा रहा था। लेकिन अकाजा बहुत जल्दी ग्यू के स्पीड को मैच कर लेता है। इधर तांजीरो सोच रहा होता है कि कैसे अकाजा को हर बार उसके ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में पता चल जाता है। तांजीरो पीछे से आकर अकाजा के गर्दन पर एम करता है, लेकिन अकाजा फिर से उसे रोक लेता है और तांजीरो को एक पंच मारता है, जिससे तांजीरो डॉज कर लेता है। इसके बाद हमें तांजीरो के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ उसके फादर उसे हिनोकामी कागुरा डांस के बारे में बता रहे थे। हिनोकामी कागुरा डांस को कामादो फैमिली में एक रिचुअल की तरह हर साल के शुरुआत में किया जाता था। इसमें बेसिकली वो सन ब्रीदिंग के 12 फॉर्म्स को कंटिन्यूअसली लूप में रात भर परफॉर्म किया करते थे, जब तक सनराइज ना हो जाए। ये सुनने में काफी मुश्किल लग रहा होगा, पर कामादो फैमिली के सभी एंसेस्टर्स इस डांस को काफी इजीली करते थे, क्योंकि प्रॉपर ब्रीदिंग और सही मूवमेंट्स का यूज करने पर यूजर इस डांस को करते हुए कभी थकेगा ही नहीं। जिसके बाद तांजीरो के फादर उसे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के बारे में
में भी बताते हैं, जिससे वो वर्ल्ड के थ्रू देख सकता है। और ये कितना इफेक्टिव है तो बता दो, तांजीरो के फादर जो कि अपनी बीमारी से जूझ रहे थे, वो उस वक्त एक एक्स की मदद से ही एक बड़े से भालू के गर्दन को वन शॉट में ही काट देते हैं, और इतनी बारीकी से काटते हैं कि भालू को भी पता नहीं चलता। और अब तांजीरो भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर सकता है। आकाजा और ग्यू की फाइट में अब आकाजा ग्यू पर भारी पड़ रहा था, तो ग्यू उस पर एक और अटैक करता है, लेकिन इस बार आकाजा ग्यू के स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है और वह ग्यू को अलविदा कहते हुए उस पर वही अटैक करता है जिससे आकाजा ने रेंगुकू को मारा था। लेकिन अब की बार तांजीरो आकाजा के उस हाथ को ही काट देता है, और तांजीरो ये इतनी तेजी से करता है कि आकाजा को इसका एहसास ही नहीं होता। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की मदद से तांजीरो आकाजा के हर एक मूवमेंट को काफी आसानी से देख पा रहा था। तो आकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट से ग्यू पर अटैक करता है और उसे इस बार काफी डैमेज पहुंचा देता है, जिसके बाद वो ग्यू को भी वही ऑफर देता है जो उसने रेंगुकू को दिया था, डीमन बनने का। नेवर। लेकिन इस दौरान वो नोटिस ही नहीं करता कि तांजीरो उसके पीछे उसे मारने के लिए तैयार खड़ा है। अब तांजीरो चाहता तो वो चुपचाप आकर उसके गले को काट सकता था, पर तांजीरो इससे पहले आकाजा को वार्निंग देता है। ये आकाजा के लिए काफी अचानक हुआ, तो वो तांजीरो पर सीधा अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसे डॉज कर लेता है। और इससे पहले कि आकाजा और कोई एक्शन ले पाता, तांजीरो अपना सेटिंग सन का यूज करके आकाजा का गला काट देता है। इतने सालों में पहली बार आकाजा इतना बेबस और लाचार महसूस कर रहा था, पर वो अब भी हार नहीं मानता। वो अपने सर को अपनी बॉडी से वापस जोड़ने की कोशिश करता है, पर ग्यू अपनी कटाना फेंककर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। आकाजा का सर पूरी तरह से जल जाता है, लेकिन वो अब भी नहीं रुकता। वो अपने सर को वापस रीजनरेट करने की कोशिश करता है और वो लगातार तांजीरो पर अटैक करता रहता है। इस पॉइंट तक तांजीरो और ग्यू दोनों ही अपने लिमिट तक आ चुके थे, पर ग्यू अभी भी लड़ सकता है, इसलिए वो जब तक जिंदा है वो तांजीरो को कुछ भी नहीं होने देगा, क्योंकि ग्यू फिर से अपने किसी दोस्त को मरने नहीं दे सकता। आकाजा फिर ग्यू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर एक लड़की उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेती है। वो लड़की एक्चुअल में आकाजा की वाइफ थी जब वो एक इंसान था। आकाजा उससे कहता है कि वो और भी स्ट्रांग बनना चाहता है, तो वो लड़की पूछती है कि वो इतना स्ट्रांग क्यों बनना चाहता है। तब हमें आकाजा के ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया जाता है, जहां उसका नाम हाकुजी था। हाकुजी अपने बीमार पिता की देखभाल करता था और उनके दवाइयों के लिए चोरी भी करता था। इस दौरान वो 3 बार पकड़ा भी जाता है और इसके सजा के तौर पर उसके हाथों में 3 टैटूज बना दिए जाते हैं, जिसके बाद अगर हाकुजी चोरी करता है तो उसके हाथों को काट दिया जाएगा। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी वो हंसता रहता है और कहता है कि अगर वो उसके हाथों को काट देंगे तो वो अपने पैरों से लोगों के जेब काटेगा। हाकुजी का ये बर्ताव देखकर सभी उसे डीमन चाइल्ड बुलाते थे, और कहीं ना कहीं हाकुजी भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जब वो वापस घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हाकुजी दूसरों के पैसे चुराए और अपनी सारी जिंदगी उनकी देखभाल करने में बिता दे। वो चाहते थे कि हाकुजी एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन हाकुजी इससे काफी गुस्सा होता है कि उसकी गलती की सजा उसके पिता को क्यों मिली, जबकि वो तो पहले से ही काफी बुरी हालत में थे। इस गुस्से के चलते हाकुजी 7 पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह मारता है, जबकि वो खुद सिर्फ 11 साल का था। तभी वहाँ काइजो नाम का एक बंदा आता है और वो हाकुजी की फाइट को देखकर काफी इंप्रेस होता है। काइजो एक डोजो चलाता है, लेकिन उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं है, तो वो हाकुजी को उसे ज्वाइन करने कहता है, पर हाकुजी उल्टा उस पर ही अटैक कर देता है, तो काइजो उसे एक ही पंच में बेहोश कर देता है। बाद में जब हाकुजी को होश आता है तो काइजो उसे अपने घर ले जाता है और कहता है वो अपने डोजो में एक बेयर फिस्ट फाइटिंग स्टाइल सिखाता है, जिसे सोयरू कहते हैं, पर उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं है, तो अपना घर चलाने के लिए वो एक हेल्पर का काम करता है। इसलिए काइजो चाहता है कि हाकुजी इस दौरान उसकी बीमार बेटी कोयुकी की देखभाल करे, पर हाकुजी उससे पूछता है क्या उसे कोई दिक्कत नहीं है अपनी बेटी को एक क्रिमिनल के साथ छोड़ने में, तो काइजो कहता है नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हाकुजी हर रोज कोयुकी के काम किया करता था, जैसे उसके कपड़े बदलना, उसे खाना खिलाना और जरूरत पड़ने पर उसे बाथरूम ले जाना। ऑलमोस्ट सभी काम करता था और इससे वो कभी परेशान भी नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने पिता की भी इसी तरह देखभाल करता था। लेकिन कोयुकी को इससे काफी बुरा लगता है कि उसकी वजह से हाकुजी बाहर खेले नहीं जा पाता, तो हाकुजी कहता है उसे खेलना पसंद नहीं और जब भी उसे टाइम मिलता है वो ट्रेनिंग कर लेता है, इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो कोयुकी कहती है आज रात फायरवर्क होने वाला है, तो हाकुजी को कम से कम वो तो देखने जाना चाहिए, पर हाकुजी मना कर देता है कि एक बार जब कोयुकी ठीक हो जाएगी तब वो कोयुकी के साथ फायरवर्क देखने जाएगा। भले ही वो दिन आज ना हो, पर शायद अगले साल या फिर उसके अगले साल हाकुजी इस दिन का वेट करेगा, जिससे कोयुकी काफी शर्मा जाती है। खाली टाइम में हाकुजी काइजो के साथ ट्रेनिंग करता था। दरअसल काइजो को ये डोजो एक बूढ़े आदमी ने दिया था, जो काइजो के सोरियो टेक्निक से काफी इम्प्रेस था, लेकिन एक भी स्टूडेंट न होने की वजह से दूसरे डोजो वाले सोरियो डोजो पर कब्जा करना चाहते थे। 3 साल बाद हाकुजी 18 का हो जाता है और कोयुकी 16 की। कोयुकी अब अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाती है और अब एक नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। एक दिन काइजो हाकुजो को बुलाकर कहता है वो चाहता है कि अब हाकुजो उसके डोजो को चलाए और साथ ही वो कोयुकी से भी शादी कर ले, जिससे हाकुजी काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि उसके क्रिमिनल वाले टैटूज के बावजूद कोई उससे प्यार करेगा, और शायद दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसे चाहते हैं। हाकुजी अपनी शादी की खबर अपने पिता के ग्रेव में जाकर उनसे कहता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि राइवल डोजो ने उनके पानी में जहर मिला दिया था, क्योंकि वो काइजो और हाकुजी को डायरेक्ट फाइट में नहीं
नहीं हरा सकते थे, इसलिए जहर वाले पानी से उन्होंने काइजो और कोयुकी को मार डाला। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कोयुकी हाकुजी से कहती है कि वो बचपन से ही काफी बीमार और कमजोर थी। उसकी माँ ने भी अपनी जान दे दी ताकि उसे कोयुकी को मरते हुए ना देखना पड़े, पर हाकुजी ने उसे जीने की उम्मीद दिखाई, जिस वजह से वो आज पूरी तरह ठीक हो पाई और उसे खुशी है कि हाकुजी उसका हस्बैंड है। हाकुजी उसे प्रॉमिस करता है कि वो बहुत स्ट्रांग बनेगा और पूरी लाइफ कोयुकी को प्रोटेक्ट करेगा, बट एट द एंड वो किसी को नहीं बचा पाया। हाकुजी के सर पर इतना गुस्सा था कि वो अपने बेयर फिश से ही राइवल डोजो के 67 लोगों को बहुत बुरी तरह मारता है कि उनकी हड्डियां भी नहीं बचती। मुजान को जब ये बात पता चली कि एक इंसान ने अकेले ही इतने लोगों को मार दिया, तो खुद जाकर उसकी याददाश्त मिटा देता है और उसे हाकुजी से अकाजा बना देता है। करंट टाइम में अकाजा फिर से अपने सर को रीजनरेट करने लगता है और तांजीरो उस पर अटैक करता रहता है, लेकिन तांजीरो के शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। उसकी स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट जाती है, तो वो अकाजा को एक पंच मारता है। अकाजा फिर तांजीरो को मारने के लिए अपने डिस्ट्रक्शन स्टाइल का यूज करता है, जिससे ग्यू तांजीरो को बचा लेता है। लेकिन अकाजा ये अटैक तांजीरो पर नहीं बल्कि खुद पर करता है, और ऐसा करने से पहले अकाजा के चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल थी, जैसे मानो अकाजा तांजीरो की बातों को समझ गया था। आफ्टर लाइफ अकाजा अपने पिता काइजो और कोयुकी से माफी मांगता है कि वो अपने एक भी प्रॉमिस को नहीं निभा पाया, तो कोयुकी कहती है कोई बात नहीं, अब वो हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद अपर मून 3 की फाइट खत्म हो गई, लेकिन इतना ही नहीं, अपर मून 3 के साथ अपर मून 2 की भी फाइट पैरेलल में चल रही थी, और इस दौरान अपर मून 2 से लड़ते हुए शिनोबू मारी जाती है। लेकिन कैसे और अब डोमा को कौन हराएगा, ये सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। टिल देन सायोनारा।